जब ये रिजल्ट आया तो पहली बात तो बिल्कुल नया था, बट थैंकफुली मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैं जब मेरे एग्ज़ाम हॉल से ही निकला था तो ही मुझे लग गया था। मेरे क्लास में जितने 50 60 के अराउंड बच्चे थे उसमें मैं शायद लास्ट से तीसरे या चौथे नंबर पर हूँ। आई थिंक घर पे भी रहने के अपने फायदे। आप स्प्रिंट की तैयारी करो या मैराथन की तैयारी करो, स्प्रिंट होता है 100 मीटर या 200 मीटर का रेस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द जितना से ज़्यादा तेज भाग पाओ, बस गन शॉट होते ही आपको तुरंत भागना है और पहुँचना है। हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल इंसान हैं। वो है जेई मेंस के AIR-1। अब यार ये AIR-1 किस तरह के लोग होते हैं? क्या ये भी हमारी तरह डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं या फिर पीरियोडिक टेबल पर? क्या लाइट जाने पर ये भी बाहर जाकर ये देखते हैं कि सबकी गई या नहीं, या फिर वायरस इन्वर्टर बनाने निकल पड़ते हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलिए इनसे मिलते हैं। So hi Anak, welcome to 11वीं 12वीं और तैयारी, and we are extremely honored and excited to have you on this show. एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने एडवाइसेस शेयर करें सो दैट उनकी जेई की प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो पाए। सो वेलकम टू 11वीं 12वीं और तैयारी। बहुत थैंक्स। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई आने की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनग AIR-1 तो है ही, ये IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और हाल ही में इन्होंने जेई प्रिपरेशन पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। और अब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलके इंडिया के AI बेस्ड स्टार्टअप्स को ग्रूम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। सो अनग, हमें आपकी अचीवमेंट्स के बारे में तो काफ़ी कुछ पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन अचीवमेंट्स के पीछे की कहानियों को डिस्कस करें। हमारी जनता भी जानना चाहती है कि इनके पीछे की क्या कहानियां हैं। सो आई वांट यू टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, कि आपने जेई की प्रिपरेशन कैसे शुरू की, कब शुरू की? सच देखा जाए तो क्लास 10 तक मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था कि जेई क्या है। कुछ नाम सुना था, आईआईटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बट 10th के बाद जब डिसाइड होने को आया कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स करना है या नहीं, तो नेचुरल इंक्लिनेशन था साइंस ही करने का, बिकॉज बचपन से मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैथ्स अच्छा लगता था, तो काफ़ी क्लियर था कि साइंस ही करना है। बट फिर टारगेट साइंस जो करते हैं बच्चे, वो क्या टारगेट करते हैं वो मेरे को आइडिया हुआ थोड़ा। पेरेंट्स ने बताया, दोस्तों सीनियर्स ने बताया कि आईआईटी सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर आपको इंडिया में साइंस करना है। तो मैंने आईआईटी के लिए ही फोकस किया कि क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई होने वाली है और मुझे साइंस में ही आगे जाना है, तो क्यों ना यही किया जाए। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया। उस समय ऐसा होता था कि एडमिशन के पहले एक एग्ज़ाम होता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको बोलते थे। उस एग्जामिनेशन में किसी तरह, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया तो था नहीं स्पेस का, किसी तरह मेरी एक डिसेंट रैंक आ गई कि मुझे उनके बैच में, जो आईआईटी जेईई प्रिपरेशन वाला बैच था, उसमें मुझे एंट्री तो मिल गई। लेकिन मेरे क्लास में जितने 50 60 के अराउंड बच्चे थे उसमें मैं शायद लास्ट से तीसरे या चौथे नंबर पे होऊंगा। तो मुझे तो पहली बात बहुत खुशी हुई कि कम से कम मुझे यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है। हो सकता है कि अगर मैं मेहनत करूँ तो आईआईटी हो जाए। तो उस समय तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। बट टीचर्स बहुत अच्छे थे, ग्रुप बहुत अच्छा था, तो सब मोटिवेटेड फील कर रहे थे। माहौल ऐसा था कि पढ़ाई पे फोकस किया जाए 2 साल। इसके पहले जितने लोगों ने किया था तैयारी, मेरे शहर से, मैं रांची से हूँ, उन्होंने भी मोस्टली यहीं से स्टार्ट किया था, बिकॉज उतनी ज़्यादा अवेयरनेस ओलंपियाड्स और ये सब जो बहुत बड़े शहरों में क्लास 10 तक होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ। बट जिन्होंने भी तैयारी करी थी इस रास्ते से, उन्होंने अच्छा किया था, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस है मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। तो वही सोचा एक एक दिन करके चलते हैं एंड आईआईटी जाने का टारगेट करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट यार। मतलब अवेयरनेस ना होने से लेकर AIR-1 आ जाना, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, क्योंकि यूजुअली ये परसेप्शन है कि अगर आपकी AIR-1 है तो आप पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्लास 9 से या फिर उससे भी पहले से। मैंने अभी कोरा पे रिसेंटली एक पेरेंट का क्वेश्चन देखा था कि यार मेरा बच्चा KG2 में आ गया है तो इसको जेई की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग स्टार्ट कर दूं क्या? तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कब लेट तो नहीं हो जाएंगे, बट एज यू सेड कि क्लास 11 से प्रिपेयर करके भी आप इस स्टेज पे जा सकते हो व्हेन यू लाइक बिकम AIR-1। सो डूएबल तो है, पॉसिबल भी है, अनग ने करके दिखाया ये। इनफैक्ट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी बहुत देर नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो आईआईटी दिल्ली में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना था, आज के डेट में बहुत अच्छे दोस्त हैं।
उसने क्लास 12 के बाद तैयारी शुरू करी थी। क्लास 12 में उसके कुछ 70% के अराउंड आए थे बोर्ड्स में, जो कि बहुत अच्छा नहीं था उस समय किसी भी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। और जेई एडवांस तो उसने लिखा भी नहीं था उस साल। ओके। लेकिन फिर उसके परिवार ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में, क्या तुम्हारा एम है करने का, और तुम बचपन से काफी तेज रहे हो, तुम्हें बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, अभी भी लेट नहीं है। तो उसने लास्ट ईयर में 12 तक बिल्कुल भी जेई को टच भी नहीं किया, 12 के बाद शुरू किया, और 1 साल के बाद भी अच्छा रैंक लाया कि आईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस जा पाया। क्या बात। तो हर इंसान की अलग स्टोरी होती है, आप जब शुरू करो बस दिल से करो तो हो जाना चाहिए। सही बात है। 1 साल में आईआईटी दिल्ली फोड़ देना तो और भी अप्रिशिएबल है। तो जैसे आपने बताया कि आपने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, सो आपका पढ़ाई का स्केड्यूल क्या रहता था उस समय? मतलब कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी डिड यू गिव टू वाचिंग लेक्चर्स एंड प्रैक्टिसिंग? इस तरह से किस तरह से आप डिवाइड करते थे, मैनेज कैसे करते थे? तो इनफैक्ट मेरे बुक में भी काफी हद तक मैंने इसके बारे में ही बात करी है। मेरी जिंदगी में प्लानिंग का हमेशा बहुत बड़ा रोल रहा है। कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है, मैं कैसे करूं, और एक घुस जाते हैं बस, जो आएगा देखा जाएगा। मैं जनरली उसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मेरे को पसंद है कि मैं पहले से डिसाइड करके चलूं कि मुझे कब कैसे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो ये चीज तो बहुत अर्ली डेज से ही था कि प्लान करके चले जाएं दिन अपने। तो मेरे 2 टाइप के दिन होते थे। एक दिन ऐसा होता था जब मैं स्कूल जाता था सिर्फ, उसके अलावा और कुछ नहीं। और एक दिन ऐसा होता था कि स्कूल भी जाता था और जेई रिलेटेड लेक्चर्स भी अटेंड करता था। तो जिस दिन दोनों चीजें हैं, उस दिन बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, बिकॉज 5-5 घंटे भी मानो तो 8-10 घंटे तो वहीं हो गए। तो उन दिनों मैं सिर्फ रिविजन करता था। बट बाकी दिनों, हफ्ते में 3-4 दिन जो बाकी बच गए, मेरे को ज्यादा टाइम मिलता था, तो कोशिश करता था कि थ्योरी भी कवर करूं। और हमेशा ऐसा प्लान रहता था कि कौन से हफ्ते मुझे कौन सा चैप्टर करना है, और उस हफ्ते में भी कौन से दिन मुझे कौन सा सब टॉपिक कवर करना है। और एट द एंड ऑफ द वीक, सैटरडे संडे को, उन टॉपिक्स का मुझे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, क्वेश्चंस जितने हैं उसका प्रैक्टिस करना है, सो दैट दूसरे टॉपिक में पढ़ने के पहले इस टॉपिक का क्लैरिटी पूरा आ जाए। तो आप समझ लो ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे तो मिनिमम रोज की मेरी पढ़ाई होती थी। और ये चीज मुझे ज्यादा नहीं लगती थी, कई लोगों को सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि किसी दिन मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, किसी दिन मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। मोस्टली रोज ही 10 घंटे होते थे, 8 घंटे से 10 घंटे के बीच में, क्लास मिला के। तो ये लाइफस्टाइल टाइप बन गया था मेरा। और अभी इनफैक्ट काम भी मैं करता हूँ, मोस्टली ऐसे ही करता हूँ। ऐसा जनरली कम होता है कि मैं किसी दिन ऑफिस में रात 11 बजे तक रुका हुआ हूँ और किसी दिन 4 बजे निकल गया। एक फिक्स टाइमिंग जाना, फिक्स टाइमिंग आना, मोर और लेस उसके अराउंड ही। यही मेरा लाइफस्टाइल जेई के टाइम पे भी था, और आई थिंक मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है। आई डोंट नो मेरा रिजल्ट अलग होता है या नहीं, पर एटलीस्ट लाइफ में स्ट्रेस कम फील होता है और सब कुछ अंडर कंट्रोल थोड़ा ज्यादा फील होता है। हाँ, मतलब एक कोट मैंने भी कहीं पढ़ा था कि नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ रूटीन, कि अगर आप अपना रूटीन बना लेते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो आपके ये जो स्ट्रगल वाला पाथ रहता है वो काफ़ी आसान हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैंने तो स्टूडेंट्स को ये भी देखा है कि हम तो रोज़ ही 12-13 घंटे पढ़ लेते हैं। सो आपने तो कंपैरेटिवली लेस एफर्ट में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब जेई की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस वो वही कर रहे होते हैं उस समय। मतलब कि सोना छोड़ देंगे, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं उन्हें, फिर फैमिली फंक्शंस अटेंड करना बंद कर देते हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे होते हैं कि 2-2 दिन में बॉल पेन खत्म कर देते हैं यार, रफ कॉपीज का ढेर लगा जा रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हर उस बच्चे को जो कि जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो मिलना ही चाहिए कि यार जो भी जितनी मेहनत वो कर रहा है उसका रिजल्ट कैसा आएगा। अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो इतनी मेहनत कर चुका है कि अब आगे उसको लाइफ में मेहनत करना कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा, और वो कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेगा, अच्छा अचीव कर ही लेगा लाइफ में। ये देखा है मैंने। अब जैसे इतनी हेक्टिक जब आपकी प्रिपरेशन होती है स्टूडेंट्स की कि लाइफ पूरी तरह से बस सिर्फ और सिर्फ जेई को लेकर है, तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में जब वो बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं कि यार पढ़ना भी है पर एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हैं, चाहते हैं लेकिन पढ़ पाते नहीं है। तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स को? तो इस चीज को थोड़ा ना ऊपर से देखना होगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई हो गया या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम हो गया इंडिया का, यूपीएससी, कैट, नीट हो गया या फिर बोर्ड एग्जाम्स भी हो गए, ये
आप स्प्रिंट की तैयारी कर रहे हो या मैराथन की तैयारी कर रहे हो। स्प्रिंट होता है 100 मीटर या 200 मीटर का रेस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द जितना से ज्यादा तेज भाग पाओ, बस गन शॉट होते ही आपको तुरंत भागना है और पहुंचना है। जबकि जो मैराथन रनर्स होते हैं उनकी एकदम ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ तैयारी होती है। इनफैक्ट ये लोग इतने डिफरेंट हैं कि अगर आप ओलंपिक्स का हिस्ट्री उठा के देख लो तो बहुत ही कम ऐसे रेसर्स हैं जो स्प्रिंट में गोल्ड मेडल लाते थे और मैराथन में टॉप 3 में भी फिनिश किए। एंड उल्टा जो मैराथन विनर्स है जो स्प्रिंट में अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों की तैयारी, इन दोनों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। आई थिंक जो आईटी जेईई टाइप के बड़े एग्जाम्स है जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल बिल्कुल एक मैराथन है, जिसमें आपको एक मेन चीज जो आपको समझ के रखनी है कि आपका एक फिक्स सेट ऑफ एनर्जी है। उस एनर्जी को आपको ऐसे मैनेज करना है कि पूरे के पूरे डिस्टेंस को आप कवर कर पाओ। तो किसी एक हफ्ते या किसी एक महीने भी रात रात भर जग के पढ़ाई करके किसी तरह घिस पीट के अगर आप कहीं पहुंच भी गए तो अगले 1-2 महीने आपके बुरे होने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान का एनर्जी फिक्स्ड है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको ऐसे मान के चलना है कि बहुत लंबा रेस है ये, एटलीस्ट 2 साल, 11-12 तो मिनिमम, तो एटलीस्ट 2 साल तो आपको कंसिस्टेंटली रोज रोज ये करना है। तो आप टाइम पे सोना कभी मत भूलो, खाना कभी मत भूलो, दोस्तों से मिलना, स्पोर्ट्स खेलना, जो नॉर्मल जिंदगी होता है उसके साथ ही आप इतना लंबा टाइम जी सकते हो। बहुत ही मुश्किल है 2 साल आप एकदम एक रूम में बंद होकर पढ़ाई कर पाओ, और मैं बिल्कुल एडवाइस भी नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मोस्ट टीचर्स भी एडवाइस नहीं करते हैं। तो इस माइंडसेट से अगर आप एक बार निकल जाए कि मुझे एक हफ्ते के अंदर कुछ अचीव करना है और ये 2 साल का पीरियड है, एक लंबा मैराथन है, अपने आप आपका लाइफ चेंज हो जाएगा और आपको डे बाय डे कम स्ट्रेस फील होगा, बट 2 साल के एंड में आप इतना कुछ अचीव कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये अगर ये फिक्स हो जाए ना किसी के दिमाग में कि मेरे को मैराथन दौड़ना है, तो इट शुड बी अ वेरी डिफरेंट गेम फॉर देम। मतलब कि उस एग्जॉशन से बच सकते हैं अगर आप बिल्कुल शुरुआत से ही उसको उतना सिंसियरली टारगेट सेट कर लोगे और उसे अचीव करने के लिए लग जाओगे डेली बेसिस पर। एब्सोल्युटली, ठीक है। एंड जैसे ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन कि व्हेन यू लाइक आपने भी काफी मेहनत करी अपने टाइम पे एंड फाइनली व्हेन यू गेट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग AIR 1, सो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने 2 बार रिजल्ट चेक करा था? घर वालों का क्या रिएक्शन था? ये मैं जानना चाहता हूँ एक बार। नो बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी। जब ये रिजल्ट आया तो पहली बात तो बिल्कुल नया था, बट थैंकफुली मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मैं जब जेईई मेन एग्जाम हॉल से ही निकला था तो ही मुझे लग गया था कि ये एग्जाम मेरा एक्चुअली काफी अच्छा हुआ है। और अगर मैं अपनी 2 साल की तैयारी भी देखो ना, मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल थोड़े नीचे से ही स्टार्ट किया था मैंने। डे बाय डे इंप्रूवमेंट की वजह से जो मेरा बेस्ट डे था तैयारी का वो एग्जाम दिन के दिन आया था। अच्छा। मैंने उसके पहले कभी भी इतना हाई स्कोर नहीं किया था। तो आई थिंक इट वाज अ जर्नी जहाँ एक एक करके मैं धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा था। फाइनली जब एग्जाम आया तो वहां पे पहुंच पाया मैं। उसके जब जेईई मेन के रिजल्ट आया था तो उसके 1-1.5 महीने बाद जेईई एडवांस भी था। तो एक दिन सेलिब्रेट किया, फिर वापस पढ़ाई में लग गए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रैंक जो आपका एडवांस में आता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। तो फिर एडवांस की तैयारी करने लगा। ग्रेट ग्रेट। सो जैसे आपने बताया कि आप एडवांस की तैयारी कर रहे थे, फिर आप IIT दिल्ली में सिलेक्ट भी हुए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो आपको क्या लगता है कि IITs में और बाकी कॉलेजेस में ऐसा क्या डिफरेंट है कि वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी और माइंडसेट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है? जैसे आज के भी आप टाइम में देखोगे तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर उनके CEOs पे आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ देम आर IITians। सो ऐसा क्या है एनवायरमेंट में जो कि उस इंसान को इतना बदल देता है कि ही स्टार्ट्स थिंकिंग दैट वे? आई थिंक IIT का जो पावर है या फिर जो जिसको कह सकते हैं मैजिक है एक तरीके से कि IIT जाके ऐसा क्या चेंज हो जाता है, वो पूरी तरह उसके एग्जाम से रिलेटेड है जहां तक मुझे लगता है। बिकॉज एग्जाम ही इतना टफ है, तो जो लोग इतना मेहनत करके और ऑनेस्टली मेहनत करके, यहाँ पे आप कोई ट्रिक या हैक या क्रैक नहीं कर सकते। ये ऐसा एग्जाम है जिस सिर्फ ऑनेस्ट मेहनत से ही आप इसको निकाल सकते हो। तो इतनी ऑनेस्टली मेहनत करके, लंबे टाइम तक मेहनत करके जो लोग एग्जाम पार करके फिर IIT आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप एक तरीके के लोग होते हैं। हाँ, वो अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, कोई तमिलनाडु से हो सकता है तो कोई कश्मीर से हो सकता है, कोई बहुत अमीर हो सकता है, कोई तो फिर कोई बहुत ही बेसिक फैमिली से भी हो सकता है। लेकिन सबका अप्रोच बहुत सिमिलर होता है लाइफ में कि लाइफ के जो चैलेंजेस हैं मैं उसको पार कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस होता है और वो करने का एक तरीका होता है उनके माइंड में। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल बनता है
बहुत उसमें अपनापन फील होता है। हम्म, सेम अपनापन आपको क्लास में या फिर बाकी ग्रुप्स में नहीं फील होता है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन लेवल के बच्चे होते हैं। तो एक बार एक ही टाइप के लोग एक साथ आ जाएं तो मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट क्योंकि मैं तो पूरे दिन स्टार्टअप्स की ही दुनिया में मेरा काम है, तो मैं देखता रहता हूँ कि इतने सारे जो आईआईटीएन स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो एक दूसरे को इतना हेल्प कर पाते हैं, बिकॉज वो लोग एक दूसरे अलग कैंपस में गए हैं और काफी आपस में बनती है, तो वो काफी हेल्प है। काफी जगह ऐसा होता है कि उनके पास रोल मॉडल्स हैं बहुत सारे अच्छे कैंपसेस से। जैसे आज के डेट में इवन गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर से हैं, तो जो भी आईआईटी खड़गपुर का बच्चा होगा अपने आप उसके दिमाग में एक रोल मॉडल है कि क्या मेरा लिमिट सही बात। हो सकता है, राइट। तो सब लोग एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, कंपटीशन भी होता है काफी, और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। तो एक तरीके से ये पूरा माहौल ऐसा बन जाता है कि आप इस ग्रुप के ही पार्ट बन गए जो अचीव करना चाहता है जिंदगी में। सही है। तो एकेडमिक्स के अलावा एक ये एस्पेक्ट तो है जो आपकी पर्सनालिटी को अलग से पूरी तरह से चेंज करता है। एक थोड़ा फन वाला फैक्टर भी है कि हमें ये पता है कि जो आईआईटीज़ के कल्चरल फेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे हाई लेवल के होते हैं बोल सकते हैं, जो नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं होता ये सब। सो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप सुनाना चाहते हो? बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे को अगर पहले से पता होता कि आईआईटी इतना फन भी होगा तो मैं शायद और तैयारी करता क्योंकि वहां जाके मुझे पता चला कि सीरियस पढ़ाई तो है ही, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं ही, बट इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, खासकर मैं आईटी दिल्ली के बारे में ज्यादा बोल सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन इंडिया। आपको सारे तरीके के एक्टिविटीज हैं, म्यूजिक, आर्ट, डांस, वो सारे होते ही थे, प्लस स्पोर्ट्स सारे हैं, सारे फुटबॉल, क्रिकेट, हर तरह का ग्राउंड है। आई थिंक गवर्नमेंट ने, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो किसी को कुछ भी इंटरेस्ट हो, इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे थे, जैसे मेरे को खुद ज़्यादा नहीं पता था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, तो वहाँ जाके मैंने डिस्कवर ज़्यादा किया। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बेसिक क्रिकेट गली में खेला था, बट वहाँ जाके आईआईटी जाके उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, प्रोफेशनली खेलने लगे। इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं, ऑल ऑफ दैट, वो इसीलिए हो पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सपोर्ट करता है। और आईआईटी दिल्ली में तो ऐसा था कि हमारा कैंपस दिल्ली में इतना फेमस है कि दूसरे कॉलेज के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली एनसीआर में, सब वहाँ आना चाहते थे हमारे फेस्ट में। तो हमारे फेस्ट में 1 लाख से ऊपर लोग आते थे। फरहान अख्तर हो गया, के हो गया, ये सारे लोग आके परफॉर्म किया जब मैं वहाँ पे था। तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट और सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था कि इतना डिफरेंट होगा आईआईटी फ्रॉम जो मैंने सोचा था। क्योंकि मैंने तो मूवीज में देखा था, बुक्स में पढ़ा था, उसमें तो ऐसा लगता था कि बस क्लास जाना है, पढ़ना है, डर के रहना है। बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आई थिंक इतना फन है कि दूसरे कॉलेज के बच्चे जलते रहते हैं कि यार इतना फन कैसे कर सकते हैं। सही बात, मुझे भी हो रही है थोड़ी सी जलन, तो ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि आपकी बुक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं यार। अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। सो इज दिस अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर एवरीवन? क्या इसमें वो सब कुछ है जो एक एवरेज स्टूडेंट को भी लाइक जेई प्रिपरेशन में हेल्प करेगा? आई थिंक हाँ, ये जो बुक है, इनफैक्ट अगर मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोग बुक पढ़ें, बट अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो इसका जो मेन कंसेप्ट है मैं वो बता देता हूँ। इसका मेन कंसेप्ट है कि किसी भी इंसान में, जेई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, किसी भी इंसान के लाइफ में 5 क्वेश्चन होते हैं, और इन 5 क्वेश्चन का आंसर अगर अलाइंड हो तो वो इंसान कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगा। अच्छा करे या ना करे, कम से कम अच्छा फील जरूर करेगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन है कि आपको लाइफ में क्या करना है, जो आपको जिंदगी मिली है, क्या एम है, क्या करना चाहते हो इस जिंदगी से। दूसरा क्वेश्चन है कि अगले 2 से 4 साल में आपको कहाँ पहुंचना है, क्योंकि 10 साल 20 साल का सोचना मुश्किल है, बट अगले 2-4 साल में क्या कर रहा हूँ, कौन से शहर में हूँ, क्या मतलब होगा मुझे, मेरा एम क्या होगा। तीसरा कि अगले 3 से 6 महीने का मेरा क्या टारगेट है। चौथा कि अगले 1 से 2 हफ्ते में मुझे कहाँ पहुंचना है। और पांचवा कि मुझे आज क्या करना है। ये 5 जो क्वेश्चन है, अगर इन 5 के आंसर आप एक एक करके करो और आपको ऐसा लगे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे आंसर से अलाइंड है, कि आज अगर लेट्स से आपको लाइफ ने आज से सोच लिया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ नया बनाना है जिससे मेरे देश में इतने लोग गरीब हैं ऊपर निकल सकें, तो
उससे क्या हो सकता है, रिलेटेड ये हो सकता है कि मुझे दैट मीन्स मुझे 2 से 4 साल के अंदर बहुत ही अच्छा एजुकेशन पाना है ताकि मैं उस काबिल बन पाऊँ, राइट? तो आप वो समझ लो कि मेरे को आईआईटी जाना है या एम्स जाना है, कहीं भी जाना है। तीसरा फिर हो गया, इसका मतलब कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो अब 6 महीने में 3 से 6 महीने का जो समय है, मुझे इतने चैप्टर्स कवर करने होंगे, राइट? उससे अगर मैं अलाइन कर लूँ कि 1 से 2 हफ्ते में मुझे ये पर्टिकुलर एक चैप्टर खत्म करना होगा और इसीलिए आज मैं अगर उस चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस बना रहा हूँ या नहीं, उससे पता चल जाएगा कि मेरे बाकी चारों क्वेश्चन के सही आंसर हैं या नहीं। कोई एक भी चीज आप चार पांचों में से कोई एक का भी अगर मैच नहीं कर रहा है दूसरे से, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, लगेगा कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। बट जब तक ये पांचों के आंसर अलाइंड है तो प्रोग्रेस ही होना है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि अगर बुक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बता रखा है स्टूडेंट्स को उनकी प्रिपरेशन के लिए कि अपने आप से पूछो कि आपको क्या करना है आगे और उसके लिए इमीडिएटली क्या करना है और 2-4 साल के गैप पे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और फिर इन स्टेप्स को अलाइन करो कि यार ये सब कुछ साथ में जाना चाहिए, हर छोटी स्टेप बड़े वाले को सपोर्ट करनी चाहिए। तो ऐसे करके आप कोई भी बड़ा एम लाइफ में अचीव कर सकते हो एंड जेई ऑब्वियसली वन ऑफ दोस। सो हाँ, ठीक मैं है। ऐसा समझो जैसे एक एग्जांपल के लिए कि आपने सोच लिया कि इस 2 हफ्ते के अंदर मुझे ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म करना है। लेकिन आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मैं 6 घंटे उसके साथ ही घूम रहा हूँ, गेड़ी मार रहा हूँ। तो ऐसा समझ लो कि आज का जो आपका आंसर है वो इस हफ्ते के आंसर से मैच नहीं कर रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसके हफ्ते के एंड में आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, उसको आप रोल ओवर करोगे, स्ट्रेस ही होना है, लाइफ ही खराब होनी है। इससे अच्छा 6 घंटे की जगह उसको आप 1 घंटे कर लो, हैप्पी बर्थडे बोल के वापस आ जाओ, खुशी रहेगा। तो अगले साल भी उसका बर्थडे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है। तो इस चीज को समझना जरूरी है, अगर ऐसा करते रहोगे तो प्रोग्रेस होता रहेगा। सही सही। सो अनुराग, जैसा आपने बताया कि आपने अपनी प्रिपरेशन रांची से करी है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि यार अगर मुझे जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे कोटा चले जाना चाहिए या दिल्ली चले जाना चाहिए फॉर माय प्रिपरेशन, और अगर मैं इन शहरों में नहीं गया तो मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी। ये कॉमन परसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्या इतना फ़र्क पड़ता है कोटा जाने का या फिर किसी बड़े शहर जाने का, या आप अपने शहर में अगर इनफ रिसोर्सेज है तो कर सकते हो? जी, कोटा जाने के फायदे हैं तो थिंक कई लोगों को पता है, एक सीरीज ही बन गया है कोटा फैक्ट्री, कोटा के बारे में। तो आई थिंक उसके बारे में सबको पता है, लेकिन आई थिंक घर पे भी रहने के अपने फायदे हैं। और जनरली मेरा तो एडवाइस रहता है, मेरे भी काफ़ी जूनियर्स पूछते रहते हैं रांची से कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। सिर्फ रांची नहीं, रांची के अराउंड बहुत एरियाज हैं, धनबाद, बोकारो, ये सब। तो मेरे हिसाब से घर पे रहने के अपने फायदे हैं। घर पे क्या है कि पहली बात तो आप अपने परिवार के साथ हो, आप इतना बड़ा आपने अपने लाइफ में गोल उठाया है, और इतना आपका इंपॉर्टेंट टाइप है जिंदगी का, इस समय जितना भी सपोर्ट हो सके अपनों का ये लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल टाइम हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग से ऊपर चले जाएंगे, आप देखोगे आपके दोस्त आगे निकल गए। तो इस समय में कोई बात करने के लिए कोई अपना होना चाहिए। तो आई थिंक अगर आपके परिवार, आपके दोस्त, ये सब अगर आपके घर में है तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, और इस फायदे को हम मेजर नहीं कर सकते इस चीज से कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे नहीं होंगे। ये एक तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम है जो घर पे रहने से होता है। और सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी चीजें भी हैं कि आपकी मम्मी डांट लगाएगी अगर आप रात लेट तक जगे हो, सुबह में आपको नाश्ता अच्छा मिल जाएगा, आप अपने दादा दादी के साथ कभी कुछ बातें कर सकते हो तो उससे रिलैक्स फील हो जाएगा। तो ये जो फायदे हैं, इस चीज का कोई मेजरमेंट नहीं है। मैं तो कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि इस मेजर एडवांटेज को, जो आपके घर का एडवांटेज, आप छोड़ के कहीं भी और जाओ। और बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं आईआईटी दिल्ली में, जिन्होंने ना कोटा, विशाखापट्टनम, दिल्ली, जितने भी बड़े सेंटर से कहीं जाके पढ़ाई नहीं करी। ऐसा होता तो हमारे ऐसे स्टोरीज ही नहीं आती कभी। हर साल ऐसी स्टोरीज निकल के आती हैं, किसी ने जबलपुर से, तो किसी से सतना से, तो किसी ने किसी छोटे जगह से तैयारी करी और निकाल लिया। अगर जस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ जाए इन छोटे जगहों पे तो फिर आई थिंक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की कोई शायद जरूरत ही ना बचे। हाँ, मतलब कि एक प्रॉपर मॉरल सपोर्ट जो मिलता है स्टूडेंट को घर पे रहकर, वो और कहीं नहीं मिल सकता, मतलब किसी दूसरे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो घर पे रहना इसलिए काफी फायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप कितने 15, 16, 17 साल के हो इस एज में। इस एज में पहली बार घर से निकल जाना, इतना कुछ चेंज करना, ऑलरेडी आपने इतना गोल ले रखा है, तो उसका एक नुकसान तो है। सही बात है। तो ये जो स्टूडेंट को मॉरल सपोर्ट मिलता है घर पे, ये मेरे हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं कि कोटा जैसे शहरों में काफ़ी ज़्यादा लाइक बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ इस हद तक डिप्रेस हो जाते हैं कि दे अटेम्प्ट सुसाइड ऑल्सो। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार घर पे रहकर करोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, हेल्थ वाइज भी, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी, लाइक पूरा एक कंप्लीट सारे एस्पेक्ट्स में आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहता है जब आप घर के एनवायरनमेंट में रहते हो तब। तो क्या आप इसमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि जो बच्चे डिप्रेस्ड फील करते हैं या फिर लोनली फील करते हैं वो क्या बेटर कर सकते हैं बाहर रहकर भी? तो हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है आप घर से जाओ और अकेले किसी शहर में हो, तो क्योंकि सपोर्ट इकोसिस्टम नहीं है, तो ऐसे इंस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए शायद वो न्यूज़ में ज़्यादा आता है। बट आई थिंक इसका जो अंडरलाइंग जो रीज़न है वो रीज़न है बहुत ज़्यादा एम्फसिस हमारे सोसाइटी में कॉम्पिटिशन पे। और ऐसा करना पड़ता है बिकॉज़ 130-140 करोड़ लोगों का देश है, बहुत कम सही अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड स्पेशली अगर आप बहुत बड़े किसी बिज़नेस फैमिली से नहीं हो, ऐसा कुछ फैमिली से सपोर्ट डिपेंड नहीं कर सकते अपना लाइवलीहुड बनाने के लिए, एजुकेशन ही एक तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, जो आपका करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकल सकते हो। सीट्स लिमिटेड होते हैं तो एक कॉम्पिटिशन का माहौल बना रहता है। बट ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि धीरे-धीरे ये चीज़ चेंज कर रही है। एंड इनफैक्ट हम सब जो कोशिश कर रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, हम काफ़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और पूरा देश जो आगे बढ़ रहा है, धीरे-धीरे इंडिया ऐसा बनता जा रहा है कि सिर्फ आईएएस ही एक जॉब नहीं है, सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर ही एक जॉब नहीं है, बहुत तरह के जॉब्स आ रहे हैं। क्योंकि धीरे-धीरे हमारी देश की इकॉनमी बढ़ते जा रही है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि अगर आप यही पाथ फॉलो करोगे, जो मेरे हिसाब से आज से कुछ साल मतलब कुछ 10-20 साल मतलब 1-2 डेकेड पहले डेफिनेटली ट्रू था या फिर उसके पहले और भी ज़्यादा ट्रू था। बट आज के डेट में जो हमारी इकॉनमी है, इसमें ऐसा नहीं है कि 3-4 ही फिक्स पाथ हैं, उसको आप फॉलो करो तो कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत तरह के पाथ हो सकते हैं और हर इंसान का एक इंटरेस्ट हो सकता है और उसको आप परस्यू करते रहो तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर ही लोगे। तो धीरे-धीरे इस चीज़ को नीचे तक पहुंचना ज़रूरी है, बिल्कुल स्कूल लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है इस बात को कि हर स्टूडेंट का अपना एक इंटरेस्ट हो सकता है और उसको वो फॉलो करके अच्छा कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो 4 लोग हैं उनको आपको बीट करना है एक पर्टिकुलर मैथ टेस्ट में हर बार। तो आप अपने हिसाब से चलो, आप अपना बेस्ट दो। हाँ, ये डेफिनेटली ट्रू है कि अगर आप बेस्ट कॉलेज जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी लाइफ बेटर होगी। बट ऐसा नहीं कि आप वहाँ नहीं गए तो आपकी लाइफ वहीं खत्म है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ और करके फिर भी अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल सही। और काफ़ी क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो लर्निंग है, एक्चुअल हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री हो चुका है, किसी के लिए भी अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो हमेशा एक मौका आपको मिलेगा, जिंदगी आपको सेकंड चांसेस देते रहेगी कि आप कभी भी सीख सकते हो। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आप आईआईटी जेईई की जो तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आईआईटी जाने के लिए नहीं कर रहे हो। मतलब आपका गोल है आईआईटी जाना, बट अगर आप नहीं भी गए लेकिन आपने इतनी मेहनत कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, तो दिमाग आपका ऐसा शेप हो गया है कि बाद में भी आप ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू या फिर किसी दूसरे कम्युनिटीज के थ्रू आप पढ़ के कुछ भी और कर सकते हो। सही बात है। तो ऐसी प्रिपरेशन, इतनी टफ प्रिपरेशन करते करते आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है कि मेहनत तो कर ही लूंगा मैं। मेरे हिसाब से वही प्रिपरेशन जो है, इट्स नॉट अबाउट कि आप 10 लोगों को बीट करो, इट्स अबाउट कि आप लेवल 1 पे थे तो आप लेवल 10 पे पहुंचे। सही बात, सही बात। इस चीज को समझना सबसे जरूरी है। इनफैक्ट मेरे बुक का आखिरी चैप्टर ये है, जब मैं एक नया टाइप का रैंक मैंने इंट्रोड्यूस किया है जिसको मैं एमपीआर बोलता हूँ, माई पोटेंशियल रैंक। क्या बात है। मेरे हिसाब से एमपीआर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एआईआर, ऑल इंडिया रैंक, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, 1000 बच्चे और कर रहे हैं, लेकिन माई पोटेंशियल रैंक इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। और हर एक बच्चा अगर चाहे इस देश का तो एमपीआर 1 ला सकता है, अगर अपने हिसाब से वो मेहनत कर पाए तो। ग्रेट। ये एमपीआर का कंसेप्ट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं जो कि अपना बेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन compete नहीं कर पाते, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं भाई कि मेरा फैमिली का कुछ और कंडीशन है, मेरा आईक्यू लेवल कुछ और है, मैं याद नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एआईआर को अफेक्ट करेंगे। बट अपने आप से, अपनी प्रिपरेशन से ऑनेस्ट रहना और अपना बेस्ट देना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है जो एक एस्पिरेंट कर सकता है। और अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर ही जाएगा। बिल्कुल। एंड मतलब कोई भी एक एग्जाम आपकी पूरी तरह से लाइफ ऐसे डिसाइड नहीं कर सकती कि आप उसे रिस्क कर दें।
सही बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो अलग जैसा हमने डिस्कस किया कि कितना बड़ा रोल प्ले करती है फैमिली, जब आप साथ में रहते हो तो आपके प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कोई जनरल एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हो जो जिनके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा पहली बात कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट आई थिंक मैं अपना पूरा क्रेडिट मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को देता आया हूँ, देता रहूँगा। काफ़ी आई थिंक जब आप बहुत बड़ा कुछ गोल फॉलो कर रहे हो, तो एक अकेले इंसान का ये काम नहीं है। आई थिंक अगर कि आपकी अच्छी रैंक आ रही है, तो मेरे हिसाब से वो पूरे फैमिली के लिए वो रैंक है। इनफैक्ट इंडिया में खासकर हमारा कल्चर ऐसा रहा है। इनफैक्ट यहाँ ये भी बोलते हैं ना, जब 2 लोग शादी कर रहे हैं, तो उन सिर्फ़ उन दोनों की नहीं हो रही है, दोनों हाँ, फैमिलीज़ की शादी हो हाँ, रही है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है। उसी हिसाब से कोई बहुत अच्छा कॉलेज जाना, बहुत अच्छा नौकरी लेना, उसके लिए कोई एक इंसान की मेहनत से नहीं होता। सही बात। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि किसी के पिताजी किसान हैं, लेकिन वो 40 साल से किसानी करके, मतलब छोटे किसान हैं, और किसानी करके जो उन्होंने पैसा कमाया है और उसको जो एजुकेशन में लगाया है, उसके बाद ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो जाके ये रिजल्ट आ रहा है। हुँ, तो उस बच्चे के 2 साल को हम सिर्फ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि आपने रिजल्ट लाया है। 40 साल जो उसके पिता ने मेहनत किया है और जो पैसे जमा करके अब इसको बढ़ाया और फिर मोटिवेट किया है, उसका रोल भी उतना ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि हमारा रोल है। इसमें क्या होता है, 2 तरीके की गलतियाँ करते हैं जनरली पेरेंट्स। एक ये करते हैं कि बिल्कुल ही पैनिक कर जाना। ये सुन लेना कि किसी नेबर के बच्चे ने किसी उनके लेट्स से उनके किसी मामा के बेटे ने बहुत अच्छा कर लिया है, मेरा बेटा क्यों नहीं कर सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती। तो एकदम पैनिक कर जाना और अपने बच्चों के पीछे पड़ जाना कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा, क्यों खेल रहा है। और इस चीज़ को समझना नहीं कि बच्चा कहाँ फँसा हुआ है, बस हर चीज़ में बोलना क्योंकि तू मोबाइल चलाता है इसलिए तेरा अच्छा नहीं आ रहा। ये बहुत कॉमन डायलॉग मैंने सुना है। हाँ, बेसिकली ये अप्रोच बिल्कुल एक ऐसा अप्रोच है जो आपका आपके बच्चे से डिस्टेंस बढ़ाता ही जाएगा, कम नहीं करने वाला। क्योंकि आप खुद ही अगर पैनिक कर गए, तो आपका बच्चा जो अभी 15-16 साल का है, जिसको पूरा आइडिया भी नहीं है कि आईआईटी क्या है, नीट क्या है और क्यों मुझे करना ज़रूरी है, उसके उसके दोस्त का सर्कल अलग है, कुछ और बातें चल रही हैं। ये आप नहीं समझ पा रहे कि आपका बच्चा किस कॉन्टेक्स्ट में है और आप अपना पैनिक उसके ऊपर थोप रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कुछ पेरेंट्स। दूसरी जो गलती करते हैं, एंड स्पेशली ये उन फैमिलीज में थोड़ा ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है अभी तक इंजीनियरिंग या दूसरे फील्ड्स को लेके, तो उन्हें लगता है कि यार ये मेरा काम नहीं है, मैं तो खुद दुकान चलाता हूँ, मैं तो खुद इस ऑफिस में ये काम करता हूँ, तो मेरे को तो पता नहीं है, ये जो कर रहा है ठीक होगा, करने दो इसको। तो एक हैंड्स ऑफ अप्रोच जिसको कहते हैं, वो भी सही नहीं है। बिकॉज जैसा मैंने कहा था कि इतना बड़ा एग्जाम निकालना एक अकेले के ऊपर आप नहीं डाल सकते, एक बच्चे पे नहीं डाल हाँ, सकते मतलब कि ऐसे। पूरी तरह से उस पर ही छोड़ देना हाँ, कि देख लो, आप अपने हिसाब से हाँ, कर लो। अपने हिसाब से कर लो। हम्म, और मोस्टली इंटेंशन बुरा नहीं होता, मोस्ट पेरेंट्स का इंटेंशन अपने चाइल्ड को लेके बुरा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बट जस्ट उनको लगता है क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है तो मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स ये नहीं करना आपको, उसके जगह मैथ नहीं सॉल्व करना है, लेकिन बट आपको कम से कम उसको थोड़ा और गाइड करने के हिसाब से आपको भी सीखना चाहिए बिल्कुल, कि जेई को लेकर क्या बेस्ट मैं इसको दे सकता हाँ, हूँ। हाँ, और हाँ, मतलब उस पे अकेले पे छोड़ने की बजाय हाँ, आपको भी थोड़ा घुसना चाहिए बिल्कुल, प्रिपरेशन के अंदर। बिल्कुल। उससे पूछिए कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आप क्या कर रहे हो? आप हम्म, कोई ऐसा, वो शायद बोल दे कि मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। आपको टॉपिक तो समझ नहीं आएगा, बट आप ये कर सकते हो कि अच्छा मैं किसी से आपको मिलवा सकता हूँ क्या? किसी हाँ, अपने सीनियर से मिलवा सकता हूँ क्या, जो शायद हाँ, हेल्प कर दे? या फिर कहीं कोई पे कोई बुक चाहिए, होम ट्यूशन चाहिए कुछ। कुछ भी चाहिए, हिचकिचा रहा है बच्चा बोलने में, आप हम्म, बोल दो कि नहीं कोई बात नहीं, 300-400 रुपए की बात है, लेकिन अगर सही में अगर उससे मदद मिल रही है तो क्यों ना मैं खर्च कर ही दूँ। सही बात। तो ना बहुत ज़्यादा पैनिक करके पीछे बढ़ना है और ना ही बिल्कुल ही छोड़ देना है। बीच का रास्ता अपनाना है जिसमें आप एक तरीके से उसके फ्रेंड बन जाओ 2 साल के लिए, हम्म, और जहाँ-जहाँ वो अटक रहा है उसका हेल्प करो। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा बच्चे पे, नहीं बहुत बिल्कुल ज़्यादा यार, डिस्टेंस बिल्कुल मैंने डिफरेंस। देखा है कि मतलब पेरेंट्स ये तक करते हैं कि कोचिंग छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं। सो अलग जैसे जब जेई प्रिपरेशन की बात होती है, सो इट्स बेसिकली अ प्रिपरेशन ऑफ 2 एग्जाम्स। एक जेई मेंस है हुँ, हुँ। जो कि बहुत एक वास्ट सिलेबस कवर करती है, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काइंड ऑफ सुपरफिशियल होता है, या फिर ऐसा होता है जो पूछा जा चुका है कई बार, है ना। ऑन दी अदर हैंड जब जेई एडवांस की बात करते हैं, सो वहाँ पे आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है।
मतलब एकदम अगर आपको ग्राउंड लेवल पे जाके क्लियर नहीं कि किस तरह से ये चीज होती है, सो यू वोंट बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ये हमने देखा है। तो व्हाट्स योर एडवाइस कि जेई मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें और जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या अलग अलग होना चाहिए? तो यहाँ पे ऋषभ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे। मेरे हिसाब से जेई मेन और जेई एडवांस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट दोनों की तैयारी उतनी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम की तैयारी मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता कि आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। मैं हमेशा एडवाइज करता हूँ कि आप कंसेप्ट टॉपिक के हिसाब से तैयारी करो। और क्योंकि बोर्ड ले लें या जेई मेन, जेई एडवांस, बिटसैट, कोई भी डिफरेंट टाइप के जितने इंजीनियरिंग एग्जाम है, मोर और लेस चैप्टर्स एक जैसे ही हैं। हाँ 19-20 का फर्क है अलग अलग एग्जाम्स में, किसी में कोई एक चैप्टर है, किसी में नहीं है, बट जो मेन चैप्टर है कि आपके जैसे फिजिक्स हो गया तो लॉज ऑफ मोशन करना है आपको, थर्मोडायनेमिक्स करना है, ऑप्टिक्स करना है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करना है। ये 4 ब्रॉड टॉपिक्स हैं फॉर एग्जांपल, इसके आगे विद इन चैप्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये चारों कंसेप्ट को समझने के बजाय अगर आप प्रैक्टिस मोड में सिर्फ घुस गए कि मैं सिर्फ जितना से जितना हो सके, अगर मेरे को लेट्स से मैंने सोच लिया कि यार मेरा आईआईटी तो नहीं हो सकता, मेरे मार्क्स नहीं आते उतने अच्छे, मैं जेई मेन पे ही फोकस करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, पिछले 20 साल के सारे जेई मेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं रट लूंगा, हो जाना चाहिए। वो बहुत डेंजरस अप्रोच है, क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा जेई मेन में भी नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ पूछ दिया जो आप याद करके बता सकते हो। हाँ और अनलेस कोई अपने आप में रटने में कोई जीनियस हो तो उसको रट के निकालना बहुत मुश्किल है। तो इससे बेटर हमेशा है कि आप उस कंसेप्ट को समझो। ये समझो, मेरे पास एक हमेशा था बाय द वे, एक मैंने जो जेई का जो सिलेबस होता है और ऑनलाइन गवर्नमेंट वेबसाइट पे फ्री का अवेलेबल है, उसको मैंने डाउनलोड करके प्रिंट कर लिया था और अपने पास हमेशा टेबल पे रखता था कि कौन कौन से टॉपिक मेरे को कवर करना है। तो ये जितने टॉपिक हैं उसको घिस घिस के जब तक खत्म ना हो जाए तब तक उसको क्लियर करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद ही वो क्वेश्चंस का समय आता है कि अब कुछ क्वेश्चंस जेई मेन टाइप के होंगे, कुछ एडवांस टाइप के होंगे, अलग बात है। जितनी आपकी तैयारी का लेवल है और जो आपका कैलिबर है उस हिसाब से अगर बहुत अच्छा है तो आप एडवांस में अच्छा रैंक ले आओगे, तो आप शायद आईटी टॉप कॉलेज जा पाओ। नहीं हो ऐसा हो पाए तो आप कोई दूसरे कॉलेज चले जाओगे, बट किसी अच्छी जगह तो आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। उल्टा तैयारी कभी ना करें, क्वेश्चन से बैक नहीं जाएं, थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ जाएं। हाँ, तो मेरा पूछने का मोटिव यही था कि जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो जरूरी है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है पूछे जाने का वो मेंस पे एक जगह जाके रुक जाता है, लेकिन एडवांस में इट इज लाइक कुछ भी नया भी पूछा जा सकता है विच दे एक्सपेक्ट कि अगर ये उससे रिलेट करेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। इसीलिए ऐसा होता है कि जो पहले 5-10 हजार बच्चे हैं, हाँ, वो जनरली जेई एडवांस में अच्छा करते हैं और उन्हीं के रैंक जेई मेन में भी अच्छे आते हैं। हाँ, हर साल ऐसा ही होता है। आप खुद टीचर हो तो आपने यही देखा होगा, राइट? तो अगर मैं 30,000 रैंक लाने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल, 50,000 रैंक लाने वाला हूँ, ऐसा मुझे फील आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेई एडवांस की तैयारी करूँ ही ना। हाँ, मैं फिर भी जेई एडवांस के जो कंसेप्ट्स है उसके प्रैक्टिस में मुझे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहना चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट आप मारो और उसका रिजल्ट आपको दोनों एग्जाम्स में दिख जाएगा। सही बात। आपका गोल कुछ भी हो, इनफैक्ट बोर्ड में भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप कोई भी एग्जाम पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उस कंसेप्ट पे, आप कर सकते हो। हाँ, मैंने स्टूडेंट्स की कहानी सुनी है कि मुझे कंसेप्ट इतने क्लियर थे कि बोर्ड में मुझे डेरिवेशन याद नहीं था, बट फिर भी मैंने डिराइव कर लिया बिकॉज द कंसेप्ट्स वर क्लियर। बिल्कुल, तो ये होता है स्टूडेंट्स के साथ। एंड ऐसे एक क्वेश्चन की व्हाट वाज योर वीकनेस? कोई 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग रहते हैं स्टूडेंट्स के और कोई एक वीक रहता है, तो आपकी क्या वीकनेस थी? और सिंस यू आर AIR 1 तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपने उसको वीकनेस से स्ट्रेंथ बना लिया होगा। सो कैसे हुआ है? हाँ, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है। इनफैक्ट अभी भी कभी कभी अचानक से अगर मैं कोई बेंजीन का बड़ा फॉर्मूला अगर देख लेता हूँ तो मुझे थोड़े ट्रॉमेटिक दिन याद आ जाते हैं अपने। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था क्लास 11th के अराउंड, एंड के अराउंड जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया क्योंकि इतना टफ इसके क्वेश्चन होते थे कि कभी तो कंपाउंड आया तो एक टाइप से हो रहा है, बट कुछ स्पेशल कुछ रीजन होगा जिसके वजह से वो कंपाउंड कुछ और ही बन जाएगा। हाँ। आप कोई जितने भी रूल समझ लो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे और उस एक्सेप्शन के भी कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं। हाँ।
तो ऑर्गेनिक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। इनऑर्गेनिक फिर भी थोड़ा आसान था बिकॉज़ उसमें मैंने सीधे याद कर लिया था कौन सी कैसी हाँ, चीज़ें हैं हाँ। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो कभी-कभी डिराइव हो जाता था। ऑर्गेनिक मुझे और बहुत हार्ड लगता था। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था ऑर्गेनिक करीब 1 महीना पढ़ाई करी उसके बाद मैंने एक टेस्ट लिया व्हिच वाज़ जस्ट ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। मुझे 6 मार्क्स आए थे उसमें। हुँ, 150 मार्क्स का टेस्ट था वो, 6 मार्क्स के अराउंड कुछ आए थे, 100 या 150 मार्क्स का कुछ था और मेरी बिल्कुल हालत खराब हो गई कि यार इतना बड़ा अब मैं ऐसे देख लूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 है, उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर 3 है, तो इट्स काइंड ऑफ 1/9 मोर देन 10% ऑफ द सिलेबस और मैं इतना बुरा परफॉर्म कर रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, तो इतना बुरा हाल कैसे हो गया मेरा? तो एक-एक करके मैंने क्या किया कि जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए थे, जो कि सारे ही थे उस एग्ज़ाम के लिए कोशिश करी समझने की कौन-कौन से डिफरेंट ऑप्शंस थे, क्यों वो ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। मैंने करीब 1 हफ्ता बहुत टाइम लगा के सिर्फ़ उसी पेपर को उसी एनालाइज़ पेपर को किया। एनालाइज़ किया और प्रैक्टिस टेस्ट लेने गया और एक-एक करके पेपर्स को एनालाइज़ करता रहा। क्योंकि कांसेप्ट मैं क्लियर कर चुका था 1 महीने में, थोड़ा लग रहा था कि कांसेप्ट समझ हुँ, में आ रहा है। बट जब मैं क्वेश्चंस को देख के वापस समझने लगा कि मैं क्वेश्चंस क्यों गलत कर रहा हूँ, हुँ, तो मेरे को कुछ पैटर्न्स दिखने लगे। हुँ। तो उसके बाद करीब 1 डेढ़ महीने मुझे और लगे, जब मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज़ किया, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद मेरा ऑर्गेनिक भी स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, तो यूजुअली स्टूडेंट्स को जो है केमिस्ट्री में ही दिक्कत आती है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ये बोलते हुँ, हुए सुना है कि केमिस्ट्री वीक रह गई, या तो हुँ, फिजिकल या तो इनऑर्गेनिक या तो ऑर्गेनिक। कोई एक सेक्शन है स्टूडेंट्स का जो वीक रह जाता है। हुँ, तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है कि टेस्ट दो, एनालाइज करो और फिर हुँ, अपने आप को इम्प्रूव करो। पैटर्न समझ के हुँ, खुद ही से करोगे तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ मैं वीक रह जा रहा हूँ और कहाँ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि हर फैकल्टी आपको उतने अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है हाँ। कि आपको कहाँ वीकनेस है, आपको उस पे खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल और एकदम लेवल ऑफ डिटेल पे जाना पड़ेगा। हुँ। आप सिर्फ़ एक ही एनसीईआरटी या कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हो, उसी को 4 बार पढ़ लेने से नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा आप कहाँ नहीं समझ में आ रहा, उस टॉपिक कौन-सा चीज़ है जो छूट गया है। हाँ। अब जब हम बात करते हैं जेईई एडवांस की, तो ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत ट्रिकी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि एग्ज़ाम देने के 15 मिनट पहले स्टूडेंट को पता चल रहा है कि यार हुँ, इस बार का टोटल क्या है? हुँ, कितने क्वेश्चंस आए हैं? सिंगल हुँ, चॉइस है भी या नहीं? हुँ, मल्टीपल कितने हैं? मैच द हुँ, कॉलम आया या नहीं? वो टॉपिक से कितना हुँ, पूछा गया हुँ, जो मेरा फेवरेट है? हुँ, और जो मुझे नहीं आता उसका कितना वेटेज है? ये सब उसको बस 15 मिनट पहले पता चल रहा हुँ। है। सो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की तैयारी कैसे करे कोई स्टूडेंट? इसका मैं सेम आंसर देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस भूल जाओ हुँ, कि क्या होने वाला है एग्ज़ाम में। आप कांसेप्ट पे फ़ोकस करो। करीब 100 के अराउंड चैप्टर्स हैं। हुँ, अगर 100 आपके 100 में चलो 100 नहीं तो कम से कम अगर 80 आपके बहुत अच्छे से कवर्ड है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, आप खराब कर ही नहीं सकते। आपको बेसिकली अब जेईई एडवांस में ये लोग अलग-अलग टाइप का ट्रिकरी इसलिए करते हैं ताकि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ जिन्होंने थ्योरी पे फोकस किया है। अ, ताकि ऐसे लोग जो थोड़ा पैटर्न मैचिंग करके इस टाइप का हुँ। प्रैक्टिस करके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर्स हैं उन्होंने भी रियलाइज किया है कि ऑनेस्ट तैयारी जो है जो ग्राउंड अप तैयारी है दैट इज मोर वैल्यूएबल तो उसी को हाँ, रिवॉर्ड किया जाता है जे सही बात एडवांस है। में तो आप हमेशा थ्योरी पे फोकस करो डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट हुँ। तो ना जो भी पॉइंट्स आपने अपनी बुक में इंक्लूड करे हैं, वो तो श्योरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स को अपने जेईई की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जिस तरह से पढ़ाई करने का तरीका बदल रहा है विद टाइम, जैसे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो कोचिंग सबसे बढ़िया ज़रिया होता था पढ़ने का। फिर बीच में ऑनलाइन एजुकेशन का दौर आया, जब स्टूडेंट्स ने थोड़ा ऑनलाइन स्विच करा अपने पढ़ाई के मीडियम को। और अब तो एआई लीड करेगा एजुकेशन को, कि एआई की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा आसान बना सकते हो, स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो। सो आपको क्या लगता है कि ऐसे कोई टूल्स हैं जो कि और ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स को हेल्प करें? मेरे हिसाब से आप बोल रहे हो हाँ एजुकेशन काफी बदला है हुँ, पिछले 10 साल में बट अगर मैं थोड़ा और ऊपर से बाहर से देखूं एजुकेशन को मेरे हिसाब से पिछले 400-500 साल में एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं बदला है। क्या हु अगर इनफैक्ट मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ इस पे आजकल। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपने सुना होगा कि जैसे सबको पता है तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, राइट? जैसे विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, भगवान कृष्ण के गुरु थे। तो बेसिकली जितने भी मिथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल अगर हम इंडिया में सेंचुरीज़ पुरानी बातें करें,
तो हमेशा एक वन ऑन वन कनेक्ट रहा है टीचर एंड स्टूडेंट का, गुरु एंड शिष्य का। ये काफी हद तक चला मिडिल एजेस तक। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एंड प्रिंटिंग प्रेस आया, तो फिर अचानक से लोगों ने रियलाइज किया कि सिर्फ जो सबसे नोबल लोग हैं, जो शाही परिवार से आते हैं या फिर बहुत एक्सेप्शनली कोई टैलेंटेड है, तो ही उनको टीचिंग ही होता था, एजुकेशन का ही कंसेप्ट नहीं था। तो इसको मैं मासेस तक ले जा सकता हूँ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्लासरूम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ एक टीचर हो, 50 बच्चे, 30 बच्चे, 100 बच्चे वो पढ़ा पा रहे हैं, बिकॉज उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं रहा है पढ़ाई डिलीवर करने का जो फिनेंशियली भी पॉसिबल है। इनफैक्ट आप किसी भी बड़े घर में चले जाइए जहाँ की इनकम बहुत ज़्यादा है, हमेशा पर्सनल ट्यूशन वो लगाते हैं। कभी मैथ्स के लिए लगाए, कभी म्यूजिक के लिए भी लगा सकते हैं, इंग्लिश के लिए भी लगा सकते हैं। जो भी अफोर्ड कर सकता है वो पर्सनल लगाता है, बट मोस्ट लोग नहीं कर सकते, इसलिए क्लासरूम का ही तरीका रहा है। इनफैक्ट जब ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन आया भी, तो हाँ फॉर्मेट चेंज हो गया कि आप क्लास नहीं जा रहे, आप जूम पे जा रहे हो, लेकिन फॉर्मेट मतलब बेसिकली तरीका तो वही है कि एक स्टूडेंट, एक टीचर है जो बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो वन टू मेनी काइंड ऑफ एजुकेशन है, ये 400-500 इवन मोर साल से चल रहा है, और ये बहुत ज्यादा नहीं बदला है। आप किसी भी एजुकेशन को देख लो, तो वन ऑन वन इज स्टिल अ लग्जरी बोल सकते हैं। करेक्ट। वो आई वुड से काफी हद तक चेंज हो गया, और हमने मैक्सिमम चेंज देखा नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी आया। उसके पहले भी एआई का काफी चीजें बढ़ रही थी धीरे धीरे, बट वो इंक्रीमेंटल मतलब छोटी छोटी चेंजेस थी। बट चैट जीपीटी या फिर उसके बाद तो बहुत सारे बड़े बड़े एआई मॉडल्स आ चुके हैं। ये जो मॉडल्स हैं, आई थिंक पहली बार, मैं स्पेशली इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन मॉडल से बात करके ऐसा फील होता है कि आप किसी टीचर से बात कर रहे हो। तो पहली बार मैं कहूँगा 500 साल के बाद ऐसा सिचुएशन आया है कि हर एक स्टूडेंट के पास अपना टीचर हो सकता है। अभी उतना फिनिश्ड नहीं है, एआई भी धीरे धीरे इंप्रूव ही कर रहा है, बट अगर आप इसको सही से कंट्रोल कर पाओ, जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप इन टूल से बहुत ज़्यादा सीख सकते हो। इनफैक्ट डिफरेंट एग्जाम्पल है, नॉट एग्जैक्टली जेई, बट जैसे मेरा एक दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा बैचमेट, उसके डेस्कटॉप पे पूरे दिन चैट जीपीटी खुला होता है एक टैब पे। इतना ज़्यादा वो डिपेंडेंट हो चुका है एआई पे, एंड अब उसको किसी टीचर के रिप्लाई करने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 1 लाख रुपए दे के कोई एक क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे चल रही है तैयारी। मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। मैं अभी रिसेंटली इंदौर गया था उससे मिलने। मैंने देखा कि एकदम ही चेंज हो चुका है। आज से 1 साल पहले भी एकदम डिफरेंट टाइप की तैयारी होती थी। अभी सब लोग चेंज नहीं हुए, बट आई थिंक प्रॉब्ली 1-2 साल 3 साल एट मैक्स की बात है, इतना ज़्यादा कंपेलिंग है एआई का यूज़ करना आपके पढ़ाई के लिए, आपको पर्सनलाइज फील कराना। क्योंकि हम इसके पहले भी डिस्कस कर रहे थे, राइट? जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फील किया कि मैं वीक हूँ, तो ज़्यादा क्लासेस अटेंड करके मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ उसमें, या फिर ज़्यादा बुक्स पढ़ के। फायदा तभी हुआ जब मैंने टीचर के साथ बैठ गया और एक एक करके सारे क्वेश्चंस एनालाइज किए कि क्या गलती थी। मुझे टीचर ने समझाया कि नहीं, ये ऑप्शन बी ऑप्शन गलत है, सी सही इसलिए है, और ये मैंने 50 बार 100 बार किया, तो जाके मैं उस टॉपिक से बाहर निकल पाया। मैं ये अफोर्ड कर सकता था क्योंकि मैं ऑलरेडी रांची में उस समय टॉपर था, तो ऑलरेडी टीचर्स मुझे लेके बहुत खुश थे कि ये शायद अच्छा रैंक ला सकता है। तो मेरे को आई वुड से थोड़ा अनफेयर एडवांटेज था कि क्लास के बाद भी मुझे टीचर्स का टाइम मिलता था हमेशा, कभी कोई टीचर मेरा फोन उठाने से मना नहीं करता था। ये मेरे पास अनफेयर एडवांटेज था मेरे रैंक की वजह से, बट मोस्ट स्टूडेंट्स के पास ये नहीं था, आज भी नहीं है। एआई से चेंज हो सकता है, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ इस पर कुछ महीनों से, तो मुझे तो लग रहा है आई थिंक सेंचुरीज के बाद हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है। सो आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि बहुत सालों बाद इंडस्ट्री में इस तरह का चेंज आया जो कि एजुकेशन को इस तरह से रिवोल्यूशनाइज कर पाए, राइट? कि एआई की मदद से अब हम पर्सनलाइज लर्निंग और ज़्यादा एफिशिएंटली दे पाएंगे। जो वन ऑन वन वाला सालों पुराना कंसेप्ट है, हम शायद उससे वापस ला पाएंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू कि अरिविहान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट? हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म इतना एफिशिएंट डेवलप कर लिया है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का कि एवरी लेक्चर द स्टूडेंट वॉचेस ही फील्स कि ये मुझसे ही बात की जा रही है। द फैकल्टी इंटरेक्ट्स विद द स्टूडेंट्स वन ऑन वन।
कि सवाल पूछेगा फैकल्टी, मैं उसका जवाब दूंगा और उसके बेसिस पे लेक्चर आगे बढ़ेगा। ऑन दी अदर हैंड डाउट सॉल्विंग भी हो रही है, मतलब कि मैं आस्क बटन दबा के कभी भी डाउट पूछ सकता हूँ और मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग बन के आ रहा है। सो दिस इज समथिंग टोटली न्यू। जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि आपने टेस्ट दे देकर सीखा, तो अगर मॉक टेस्ट देना एक प्रोसेस है तो उसका एनालिसिस करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको कोई एआई टूल एक बढ़िया एनालिसिस करके देता है कि जो क्वेश्चंस हैं आपने कितने सही करे, कितने गलत करे, किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई, इससे रिलेटेड कौन सा आपको लेक्चर देखना चाहिए, अगर इतना एक एआई टूल आपको सर्व करके देता है तो मुझे लगता है कि जो पर्सनलाइज लर्निंग है उसका पाथ और आसान हो जाता है, राइट। और जैसे जब स्टूडेंट को प्लान भी करना है, जो जो इनिशियल स्टेप है ये सब की, वो सब तो प्लानिंग ही है। जैसे हमने बात करी थी शुरू में कि रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना रूटीन बना लो, है ना। तो कितना अच्छा होगा अगर कोई एआई टूल उसके रूटीन को भी स्ट्रक्चर करके देते कि आज ये टास्क कर ले भाई, तो तेरी प्रिपरेशन सही हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरिविहान पर ये सारे फीचर्स एक ही पैकेज में आप तक पहुँचते हैं कि आपके पास एक एआई जनरेटेड टू डू लिस्ट है जो कि आप ही की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनी है। मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो, उसका एआई एनालिसिस करके आपको देता है कि कौन से सेक्शंस वीक रह गए, कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए। डाउट सॉल्विंग जो कि 24/7 एआई की हेल्प से अवेलेबल है, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हम देते हैं अरिविहान पर। और जैसा आपने बताया कि वन ऑन वन इंटरेक्शन जो कि एक बहुत ही की फैक्टर है, जो कि ऑनलाइन लर्निंग में और एजुकेशन सिस्टम में बहुत टाइम से मिसिंग है, हम उसे भी वापस लाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, एंड वी हैव बीन एबल टू डू इट। अरिविहान पर ये कंप्लीट पैकेज जो है जेईई प्रिपरेशन का आपको मिलता है। और जैसे आई थिंक यू विल अग्री विद द पॉइंट कि एआई ने कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। जैसे पहले वट एवर वॉज एलिट इज नाउ अवेलेबल टू एवरी वन। सो हमने अरिविहान पर भी जो एनुअल पैकेजेस रखे हैं पढ़ने के लिए, वो इतने ज़्यादा सस्ते हैं या इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं कि अब पैसा एक फैक्टर रह ही नहीं गया है। इफ अ स्टूडेंट इज विलिंग टू स्टडी, तो सिर्फ एक जो मोटिवेशन है उसके पास वो रहना चाहिए, और उसके पास अगर अरिविहान है तो वो डेफिनेटली एक्सेल कर सकता है, क्योंकि कोई बैरियर बचा ही नहीं, ना लैंग्वेज बैरियर बचा, ना फाइनेंशियल बैरियर बचा, ना कोई हेल्प की जरूरत है आपको किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी इंसान से। तो अब कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी जो आपको रोके अपने गोल को अचीव करने से। काफ़ी है ऋषभ, सुन के अच्छा लगा मुझे। मुझे ऐसी फील आ रही है कि इट्स टीचर जो आपके पॉकेट में है, एग्जैक्टली आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे हमेशा वही चैलेंज लगा है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि मुझे तो क्लास में वेरी थैंकफुल टू टीचर्स, मुझे हमेशा पर्सनलाइज अटेंशन मिला बिकॉज मेरे रैंक अच्छा आता था। बट ऐसे 50 में कितने, 1 2 4 लोग, 5 लोग जिनको वो पर्सनलाइजेशन हाँ। मिल पा रहा है, बाकी 45 का क्या, राइट। और ये तो मेरा क्लास हो गया जो ऐसे लाखों खर्च करके, हजारों खर्च करके कोचिंग गए हैं। बट जो 90% ऑफ इंडिया है जिसको कोई सेंस नहीं लगता है, बिकॉज वो क्लास दे के मैं 2 लाख रुपए खर्च कर भी दूं एक बार के लिए, मान लो सबके लिए फ्री कर दे सरकार, ऐसा कुछ कर दे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उतने टीचर्स अच्छे मिलेंगे मुझे। हाँ। कोई गारंटी नहीं कि वो टीचर मुझे से पढ़ा रहे होंगे तो फिर मुझ पे उतना ध्यान दे रहे होंगे जितना वो सामने वाले पे दे रहे होंगे, राइट। तो वो सोल्यूशन नहीं है कि हम सबको इतना खर्च करना शुरू कर दें। आई थिंक सोल्यूशन यही है कि हम सस्ते में कैसे उन 45 को भी वही अटेंशन दे पाए जो उन 5 को मिलता है आज के डेट। तो आई थिंक ऐसा अगर हो पाए मैं बिल्कुल ऐप ट्राई करना चाहूंगा अगर ऐसा हो पाए। डेफिनेटली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरिविहान पर जिन फैकल्टीज ने लेक्चर्स बनाए भी हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। इनफैक्ट डाउट सॉल्विंग पे भी जिन फैकल्टीज ने काम किया है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो हम अरिविहान पर ये इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी है कंटेंट की जो आपके लिए अवेलेबल है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। और सिंस इन सारी स्टेप्स में एआई इन्वॉल्व होता है, वन ऑन वन लर्निंग में एआई इन्वॉल्व होता है, तो इन सब की कॉस्ट हम इतनी ज़्यादा कम कर चुके हैं कि इंडिया की ऑलमोस्ट हर फैमिली इसे अफोर्ड कर सकती है। तो जैसा आपने बताया कि वन ऑन वन लर्निंग एक एलीट टाइप की लर्निंग है या फिर सिर्फ हाई क्लास को मिलती है, तो अब कहीं ना कहीं वो हम इरेडिकेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अरिविहान कि हर स्टूडेंट को वन ऑन वन लर्निंग प्रोवाइड करने का एम रखता है अरिविहान। सो अब पैसा नहीं, मेहनत डिसाइड करेगी कि इस देश के अगले डॉक्टर या इंजीनियर कौन बनेंगे। सो अनक, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन 11वीं 12वीं और तैयारी। एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड बनकर निकला है। आज का वीडियो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, आई एम वेरी श्योर, एंड इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, मैं बिल्कुल ऑल द बेस्ट कहूँगा, एंड और भी कुछ हेल्प हो सके इस जर्नी में आपको तो मैं करना चाहूँगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना चाहिए और एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए दैट एक्चुअली वर्क्स।
और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन देगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।